इस वीडियो में हम संसदीय समितियों के गठन, कार्य और उनकी समयावधि के बारे में चर्चा करेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद। पढ़ेंगे। अपने सभी कार्यों का गहराई से अध्ययन एवं निरीक्षण करने के लिए संसद के पास पर्याप्त समय नहीं होता है। इसी कारण यह अपना अधिकांश कार्य संसदीय समिति के माध्यम से करती है। संसदीय समितियों के गठन संसद के द्वारा अनुच्छेद 118 के अंतर्गत किया जाता है, जिससे यह प्रावधान है कि इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए संसद के प्रत्येक सदन अपनी प्रक्रिया तथा अपने कार्यों का संचालन विनियमन के लिए नियम बना सके। भारत में गठित संसदीय समितियों को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, एक अस्थायी समिति, दूसरा तदर्थ समिति। अस्थायी समिति का कार्यकाल एक निश्चित होता है, मतलब एक निश्चित समय के लिए गठित की जाती है। जैसे इस समय समाप्त होता है, इनका कार्य समाप्त हो अपने आप समाप्त हो जाती है। तदर्थ समितियाँ एक विशेष उद्देश्य के लिए गठित हो जाती है, ये तब तक कार्यरत रहती है जब तक इनका उद्देश्य समाप्त न हो जाए। अस्थायी समितियों के बारे में देखते हैं। अस्थायी समितियों का गठन एक निश्चित समय के लिए होता है और इनका कार्य सतत रूप से चलता रहता है। अस्थायी समितियां भी निम्न प्रकार की होती हैं। इसमें जो है कि वित्तीय समितियां, विभागीय समितियां, ठीक है, जांच समिति, सदन समिति, छानबीन संबंधी समिति और सेवा समिति। इसमें सबसे महत्वपूर्ण वित्तीय समितियां हैं, जहाँ से हमेशा एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। संसद की वित्तीय समितियां निम्न प्रकार की। एक प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति का गठन सर्वप्रथम 1950 ईस्वी में किया गया था। इस समिति का गठन प्रतिवर्ष लोक सेवा में बजट प्रस्तुत किए जाने के एक वर्ष, ठीक है, जैसे बजट प्रस्तुत होता है उसके बाद एक वर्ष के लिए गठित किया जाता है। इस समिति के गठन प्राक्कलन समिति में लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं, मतलब इसमें राज्यसभा की कोई भी भूमिका नहीं होती, लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं। इस समिति के सदस्यों का चुनाव लोकसभा के द्वारा अपने सदस्यों में से अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के द्वारा एक वर्ष के लिए किया जाता है। मंत्रिपरिषद के सदस्यों को इस समिति में शामिल नहीं किया जाता। अगर कोई मंत्री है, ठीक है, उसको इस समिति में शामिल नहीं किया जाएगा। इस समिति का कार्य, यानी प्राक्कलन समिति का जो कार्य है, बजट अनुमान का अध्ययन करना, संसद को यह बताना कि क्या इसमें शामिल नीतियाँ, मितव्ययिता, संगठन सुधार, कार्यकुशलता, प्रशासनिक सुधार किया जा सकता है। उन वैकल्पिक नीतियों को सुझाना जिससे कि प्रशासन में कार्यकुशलता तथा मितव्ययिता लाई जा सके। दूसरी महत्वपूर्ण जो कि वित्तीय समिति है वो लोक लेखा समिति है। लोक लेखा समिति सर्वप्रथम वर्ष 1921 में गठित किया गया था। यह संसद की सबसे पुरानी समिति है। इस समिति में लोकसभा के 15 तथा राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं। कुल मिलाकर के इसमें 22 सदस्य होते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का नाम निर्दिष्ट होता है, जबकि लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के एकल संक्रमणीय मत के द्वारा होता है। कहने का मतलब यह है कि जो लोकसभा के सदस्य हैं उन सदस्यों का मनोनीत किया जाता है, नाम निर्दिष्ट किया जाता है, उनका चुनाव वहाँ से नहीं होता है। इसके अनुसार जो एकल संक्रमणीय मत हस्तांतरण करके किसी मंत्री को नामित नहीं किया जा सकता, मतलब इसमें भी कोई एक मंत्री होगा इस समिति में, लोक लेखा समिति में, उसका चयन नहीं किया जा सकता है। इस समिति का भी कार्यकाल एक वर्ष के लिए होता है। इसका कार्य जो है कि किसी वित्तीय मामले में भ्रष्टाचार, अकुशलता तथा अपव्यय की जांच करना, लोक व्यय के दुरुपयोग व मितव्ययिता को संसद के समक्ष उजागर करना, लोक व्यय के दुरुपयोग हेतु उत्तरदायी पाए जाने वाले लोक प्राधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए सिफारिश करना, करके भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन की जांच करता है। ये समिति भारत सरकार के व्यय संबंधी लेखाओं की जांच करना, करके लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को देती है। लोक उपक्रम संबंधी समिति, इसका गठन जो कि 1964 ईस्वी में किया गया था। इसमें जो कि 15 सदस्य, लोकसभा के 15 सदस्य और राज्यसभा के कुल 22 सदस्य होते हैं। इस समिति में राज्यसभा के 7 सदस्यों को नाम निर्दिष्ट किया जाता है, जबकि लोकसभा के 15 सदस्यों का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा किया जाता है। सरकारी उपक्रम संबंधी समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
के प्रतिवेदन की जांच करता है। इसका कार्य जो है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक मतलब कैग की जो रिपोर्ट होती है सार्वजनिक उपक्रम संबंधी उसकी जांच करता है। इस बात की जांच करना कि सरकारी उपक्रम समुचित व्यापारिक सिद्धांतों के तथा विवेकपूर्ण वाणिज्यिक सिद्धांत के अनुसार चलाए जा रहे हैं अथवा नहीं। ठीक है। प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति तथा उपक्रम समिति तीनों संयुक्त रूप से सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण रखने हेतु महत्वपूर्ण कार्य करती हैं। ठीक। इसके बाद से विभागीय समितियाँ हैं। ठीक है, ये विभागीय समितियाँ बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, विभागीय समितियों के बारे में एक चार्ट है, उस चार्ट से हम देख लेते हैं कि समितियों में कितने सदस्य होते हैं। क्या है संसदीय समितियों के बारे में? अस्थायी समिति जो कि प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति और सार्वजनिक उपक्रम समिति। ठीक है। प्राक्कलन समिति का गठन अभी हम लोग ऊपर देखें, इसका गठन 1950 ईस्वी में किया गया था। प्राक्कलन समिति का गठन 1950 ईस्वी में। लोक लेखा समिति का गठन 1921 ईस्वी में। सार्वजनिक उपक्रम संधि समिति का गठन 1964 ईस्वी में। ठीक है। इसमें 30 सदस्य केवल लोकसभा के, इसमें 22 सदस्य होते हैं। ठीक है। सार्वजनिक उपक्रम संबंधी समिति में भी 22 सदस्य होते हैं। ये गलत लिखा है यहाँ पे, ये 15 होगा और ये 7 होगा, कुल मिलाकर के 22 होते हैं इसमें भी। विभागीय समितियाँ कुल 24 विभागीय समितियाँ हैं। ठीक है। इसमें से लोकसभा की 16 समितियाँ और 8 राज्यसभा की समितियाँ हैं। जांच संबंधी समितियाँ विशेषाधिकार समिति दोनों सदनों के लिए अलग अलग गठित की जाती है। ठीक है। 15 इसमें से लोकसभा के और 10 राज्यसभा के गठित। याचिका समिति दोनों के लिए अलग अलग गठित की जाती है, 15 लोकसभा के, 10 राज्यसभा के। सदन की समितियां, नियम समिति दोनों के लिए अलग अलग गठित की जाती है। अनुपस्थित रहने वाले सदस्यों के बारे में एक समिति गठित की जाती है। 15 इसमें लोकसभा के सदस्य होते हैं, राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता। कार्य मंत्रणा समिति गठित की जाती है, दोनों सदनों के लिए अलग अलग होता है। ठीक। छानबीन समिति, ये आश्वासन समिति अलग अलग गठित की जाती है, दोनों के लिए। अनुसूचित जाति जनजाति संबंधी एक समिति गठित की जाती है। अधीनस्थ विधायन समिति यानी प्रत्येक सदन के लिए अलग अलग गठित की जाती है। पत्रों संबंधी एक समिति गठित की जाती है। सेवा समिति, वेतन एवं भत्ता समिति, आवास समिति, अलग अलग ग्रंथालय समिति। ठीक है, धन्यवाद।